आईएएस ऑफिसर भी रह चुके हैं और साथ में आप देश में सेना में भी सेवाएं दे चुके हैं। तो पुरानी पेंशन स्कीम का क्या स्टेटस है सर सेना में? सेना में जो है मेरा, जैसे आपको बता रहा था कि मेरा बेटा भी आर्मी में है। आर्मी में जो पेंशन, ओल्ड पेंशन स्कीम है एज इट इज़ है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और लेकिन हमारा जो सिविल में है वहाँ पे 2 कैटेगरीज बन गई हैं, जिसके विषय में हम बात भी कर रहे हैं। मेरा ऐसा मानना है, और जो मैंने अपने फॉरेन स्टडीज़ में या दूसरे सिस्टम्स को मैंने स्टडी किया है, अब टाइम ऐसा आ चुका है कि हमारे एम्प्लॉइज़ को इस किस्म की चीज़ों के लिए स्ट्राइक करना पड़े, धरना देना पड़े, ये बहुत बुरी बात है। इसके साथ अब हमें उस दिशा में मूव करना है जहाँ पे अनऑर्गेनाइज सेक्टर का जो आदमी है उसको भी सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाए। अगर हम गूगल करेंगे, देखेंगे तो एडवांस कंट्रीज़ जिनके साथ हम बहस करते हैं या जिनके साथ अपना मुकाबला करते हैं, वहाँ पे हर सिटीज़न को सोशल सिक्योरिटी 1-1 लाख रुपया मिनिमम वहाँ पे मिल रही है महीने का। तो अब हमें उस दिशा में मूव करना है और इन चीज़ों को ख़त्म करके इमीडिएटली आगे बढ़ना है। यहाँ पर एक बात भी निकल के आ रही है, सरकार कह रही है कि अगर पुरानी पेंशन देते हैं तो एक फाइनेंशियल बर्डन काफ़ी बढ़ जाएगा और साथ ही इकोनॉमिक क्रैश का भी खतरा बनता है। तो क्या कैलकुलेशन ऐसी होती है इन चीज़ों में कि इकोनॉमी? हम तकरीबन 1-1.5 महीने से साथ में जर्नी में चल रहे हैं। आपने देखा होगा कि जो स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट था 2200 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट था और रहते रहते 350 पे आ गया, है ना। इसके साथ अगर आप देखेंगे वर्कर वेलफेयर बोर्ड में 700-800 करोड़ रुपया अनस्पेंड पड़ा हुआ है और हमारे वर्कर जो हैं उनको पैसा नहीं मिल रहा है। उसमें से 90% लोग रजिस्टर्ड ही नहीं है। अब पैसे की कमी नहीं है। अगर आप देखें, स्विट्ज़रलैंड को देखें और हिमाचल को देखें, मेरा ख्याल से हिमाचल स्विट्ज़रलैंड से ज़्यादा सुंदर है और रिसोर्सेज हमारे पास बेटर हैं। लेकिन अगर हम उसका दोहन नहीं कर पाएँ, अगर हम उसको टूरिज्म को बढ़ावा नहीं दे पाएँ, अगर हम पैसा नहीं कमा पाएँ, इनकम जनरेट नहीं कर पाएँ, उसमें एम्प्लॉइज़ की क्या गलती है? तो वो मिसमैनेजमेंट है, हमारी लेथार्जी है, हमारी इनकम्पिटेंस है। ऐसा नहीं कि हमारे पास देश में कुछ कमी है। अगर सिंगापुर, हमारे पड़ोस में सिंगापुर है, 585 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है और आज हिंदुस्तान सिंगापुर की तरफ इन्वेस्टमेंट के लिए देखता है। अब आप बता दीजिए अपने आप की अभी प्रॉब्लम कहाँ पे है, पैसे की कमी कहाँ पे है? तो एक्चुअल प्रॉब्लम आप कहाँ पे आइडेंटिफाई करते हैं? पुरानी पेंशन स्कीम लागू क्यों नहीं की जा रही सर? इसको आप ऐसा मान सकते हैं कि इसमें एरोगेंस भी हो सकती है, इसमें इनकम्पिटेंस भी हो सकती है, इसमें हम किसी आदमी के सलाह लेने के हमारी इच्छा नहीं है। और एक, जैसे अभी बीच में आपने कहा कि ब्यूरोक्रेसी का क्या रोल रहता है, जनरली हम लोग ऐसा मानते हैं, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं या आईएएस ऑफिसर्स हैं या एचएएस ऑफिसर्स हैं, एक बड़ी गलत फहमी सी उनके दिमाग में रहती है कि हमारे से ज़्यादा इंटेलिजेंट कोई नहीं है। जब हम ऐसा मान लेंगे तो मैं किसी एक्सपर्ट की सलाह नहीं लूँगा। अब जैसे मेरे से अगर आप बात करेंगे तो मैं फाइनेंशियल एक्सपर्ट नहीं हूँ। अगर आपको याद होगा कि ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को जब हमने ऑनलाइन किया था तो मेरे को आईटी का एबीसी नहीं आता है, लेकिन हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक डेवलपमेंट कॉरपोरेशन थी, उसमें से हमने रिसोर्स लिया, उन्होंने उसको किया। हमने कहा कि हमको ये चाहिए और आप इसको बना के दें, और उन्होंने बना के दे दिया। अब यहाँ पे भी मेरे को साइड में बैठ जाना चाहिए, जो फाइनेंशियल एक्सपर्ट हैं उनको प्लान करना चाहिए और वो जो प्लान करते हैं उसको मेरे को इम्प्लीमेंट करना चाहिए। मेरे को ऐसा नहीं मानना चाहिए कि मैं ही एक्सपर्ट हूँ। बिल्कुल, बहुत बढ़िया बात इन्होंने की कि एक फाइनेंशियल एक्सपर्ट की सलाह ज़रूर लेनी चाहिए, एक फिजिबिलिटी स्टडी और उसमें फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स की सलाह ज़रूरी है। आईएएस ऑफिसर्स की इन्वॉल्वमेंट भी ज़रूरी है, पर एक फाइनेंशियल एक्सपर्ट की सलाह बहुत ज़रूरी है इस पर, क्योंकि जो एक्सपर्ट है वही वास्तविक स्थिति से यहाँ पर रूबरू करवा सकते हैं। तो यहाँ पर मिनाज जी भी हमारे साथ हैं, मिनाज जी से भी बात करेंगे। मिनाज जी, आज आईएएस ऑफिसर भी आपके समर्थन में उतर आए हैं, किस तरह से देखते हैं? जी, और ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। और सर, ओल्ड पेंशन स्कीम में होने के बावजूद हमारा दर्द समझते हुए यहाँ पे आए, उसके लिए हम दिल से आभारी हैं। बाकी जो सेवारत आईएएस एचएएस हैं जो एनपीएस में हैं, वो तो हमारे साथ अंदरूनी रूप से तो जुड़े ही हुए हैं, क्योंकि पेंशन ज़रूरत हर किसी की है। हम शुरू से ये कहते आए हैं, चाहे वो क्लास 4 कर्मचारी हो चाहे क्लास 1 कर्मचारी हो, क्योंकि हर आदमी
की ज़रूरतें अपने हिसाब से रहती हैं, खर्चा अपने हिसाब से रहता है, तो उस हिसाब से जो है वो हो सकता है कि एक आईएएस के लिए मिनिमम पेंशन जो है 1 लाख रुपया जो है वो ठीक है, लेकिन एक क्लास 4 कर्मचारी के लिए मिनिमम 10,000 का अमाउंट ही काफ़ी होता है। तो ज़रूरत तो सबकी है और सभी को साथ होके इस लड़ाई को लड़ना पड़ेगा और हम दिल से आभारी हैं सर के, क्योंकि आने वाले समय में ये हमारी लड़ाई नहीं है, आने वाले समय में ये आने वाली पीढ़ियों की भी लड़ाई है। कल को बच्चे सरकारी नौकरियों में आना नहीं चाहेंगे बिना पेंशन के, क्योंकि इसमें एक सरकारी नौकरी में आने की मुख्य वजह ये रहती है कि एक तो मतलब फाइनेंशियल सिक्योरिटी उसको आफ्टर रिटायरमेंट मिलती है, और यही कारण था कि लोग सरकारी नौकरी के लिए जो है दौड़े हुए आते हैं। नहीं तो आजकल प्राइवेट सेक्टर में भी काफ़ी स्कोप है, तो सरकार को भी इस विषय में सोचना चाहिए। अब सारा कुछ प्राइवेट ही हो जाएगा तो इन नेताओं के आगे, इन मंत्रियों के आगे नतमस्तक कौन होगा? आप देखते हैं जैसे ही मुख्यमंत्री जी आते हैं, निगमों के, बोर्डों के, विभागों के बैनर्स यहाँ पे स्वागत पे लटके होते हैं। उसमें आपने कोई भी बैनर ऐसा नहीं देखा होगा कि किसी प्राइवेट सेक्टर वाले ने कोई बैनर जो है वो स्वागत का लगाया होगा। तो इनकी मतलब ठाठ बाट भी तभी है जब सरकारी कर्मचारी तब तक है, और सरकारी कर्मचारी का वजूद जो है वो ख़त्म नहीं होना चाहिए। और जो बुढ़ापा जो है, जो जिसने एक लंबा अरसा सरकार के साथ जो बिताया हो, सत्ता के साथ बिताया हो, चुनाव करवाए हो, नेताओं को बनाया हो, हमने नेता बनते देखे, मुख्यमंत्री बनते देखे, और ये समय समय की बातें हैं। लेकिन ये है कि एक कर्मचारी आफ्टर रिटायरमेंट भी हमने कबाड़ बीनते हुए भी हमने देखा, चाय बेचते हुए कर्मचारी भी हमने देखे, एक अध्यापकों को हमने सड़कों के किनारे सब्जी बेचते हुए भी हमने इस एनपीएस की वजह से देखा। तो इन सब चीज़ों को हमारे नेताओं को, हमारे जो सिस्टम में लोग हैं उन्हें भी देखना होगा, क्योंकि जायज़ मांग के लिए लगातार अगर 6 साल से प्रयास कर रहे हैं। आज हमारे साथ गरोला से साथी बैठे हैं, लगभग 160 किलोमीटर का सफ़र तय करके यहाँ धर्मशाला में पहुँचे हैं। तो कोई तकलीफ है तभी पहुँचे हैं, कोई खुशी से कोई भी नहीं आता कि 24 घंटे वो भूखा रह के यहाँ पे बैठे। तो कहीं ना कहीं खामियां हैं स्कीम में, तभी इसका इतना लार्ज स्केल पे विरोध हो रहा है। 3 मार्च को 60-70 हज़ार कर्मचारी शिमला में उतरता है, तो कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ तो कमियां हैं, और उन कमियों को सरकार को देखना होगा। और काफ़ी लंबा समय इस मांग को लेके जो है संघर्ष करते हो गया, अब इसका रिजल्ट आना चाहिए। मैं तो केंद्र सरकार से भी आग्रह करूंगा, मोदी जी आ रहे हैं, हालांकि हमें मंडी से बड़ी उम्मीद थी, अब फिर सुनने में आ रहा है कि वो बिलासपुर में आ रहे हैं, तो कुछ ना कुछ हिमाचल के कर्मचारियों के बारे में भी सोचे। 1,35,000 कर्मचारी है और रिवाज बदलने की बात की जा रही है, तो रिवाज बदलें, एनपीएस को ओपीएस में बदलें तो रिवाज ज़रूर बदलेगा, यही हम उम्मीद करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो हम यहाँ पर कैप्टन जेएम पठानिया जी से एक उनके एक्सपीरियंस के आधार पर एक मैसेज सरकार तक पहुँचाना चाहते हैं। सर, क्या मैसेज रहेगा सर आपका? मेरा मैसेज तो सनी जी रहेगा कि मेरी बहुत हम्बल रिक्वेस्ट गवर्नमेंट के साथ है कि वो इसको बड़ा सहानुभूतिपूर्वक सोचते हुए, एक्सपर्ट्स के राय लेते हुए इस ओल्ड पेंशन स्कीम जो है इसको इमीडिएटली लागू कर दें। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, इसमें कोई फाइनेंशियल बर्डन भी नहीं आने वाला, सिर्फ मैनेजमेंट वाली बात होती है। और अगर हम मैनेज कर लेते हैं तो हमारे पास अपने एम्प्लॉइज़ को हम बेनिफिट भी दे पाएंगे, हमारे एम्प्लॉइज़ मोटिवेटेड भी होंगे, और उसमें सर्विस डिलीवरी जो है उसमें भी हमारे को इम्प्रूवमेंट होगी। तो यही मेरी बड़ी हम्बल रिक्वेस्ट गवर्नमेंट के साथ रहेगी। थैंक यू सो मच। ये वेलकम। डॉक्टर साहब भी आगे पेंशन। तो हमारे साथ यहाँ पर डॉक्टर साहब हैं यहाँ पे मौजूद, जो एनपीएस से रिटायर हुए हैं। सर, आपका एक्सपीरियंस हम ज़रूर यहाँ पर दर्शकों तक यहाँ पर हम साझा करना चाहते हैं। सर, कैसा एक्सपीरियंस है आपका रिटायर होने के बाद? वेरी बैड एक्सपीरियंस, बहुत बुरा हाल है, उससे दयनीय स्थिति है, खाने के लाले। और आपको मालूम ही होगा कि मेरा जिसको आप एनपीएस मतलब नो पेंशन स्कीम पेंशन बोल रहे हैं, ये 528 रुपये 50 मिलता है। 528 रुपये 50 मिलती है मुझे, 27 पैसे रिटायर के बाद। और क्लास 1 का स्टाफ अफसर, एज ए मेडिकल अफसर रिटायर हुआ था। इट इज़ वेरी शेम ऑन पार्ट ऑफ गवर्नमेंट। एंड मैं बहुत बहुत आभारी हूँ, धन्यवाद हूँ हमारे जो एनपीएस एम्प्लॉई इस वक्त सेवा रहते हैं, क्रमिक अनशन कर रहे हैं अपनी पुरानी पेंशन के लिए।
मैं हार्दिक दिल से इनका आभार और अभिनंदन करता हूँ कि बेचारे इतनी इतनी दूर से चंबा से आ रहे हैं, यहाँ पे बैठ रहे हैं और सरकार के कान पे जूं नहीं रेंग रही है। मेरी सरकार जयराम ठाकुर से यही अपील रहेगी, कम से कम पुरानी पेंशन बहाल करो, नहीं तो आपकी तो छुट्टी होने वाली है चुनाव में। लेकिन यह है कि हमें भी इस ढंग से नहीं चलना है कि किसी एक दल को वोट दें, क्योंकि जो दूसरी पार्टियां बोल रही हैं हम पेंशन देंगे, वो सिर्फ सरकार में सत्ता हासिल करने के लिए बोल रही हैं। बाद में क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं ये तो उस पर डिपेंड करेगा। विश्वास किस पर है? देखिए, विश्वास तो हमें जयराम पे ही है कि वो करेगा, मुख्यमंत्री है। नहीं करेगा तो फिर भुगतेगा। सीएम साहब किसी मजबूरी के चलते नहीं कर पाए। देखिए, कोई मजबूरी नहीं है। अगर इनको पेंशन है, ये पेंशन ले रहे हैं, तो कर्मचारियों को देने में क्या हर्ज है इनको? ये तो एक दिन के लिए एमएलए बनता है तो 82,000 से ज़्यादा पेंशन है इनकी। तो ऑप्शंस आपके पास खुले? देखिए, ऑप्शन ये है कि मैं तो कांग्रेस बोल रही है हम पेंशन देंगे, मैं उनको बोलूँगा कि हमारे जो रिटायर्ड कर्मचारी हैं उनको एमएलए का टिकट दें, वो चुनाव लड़ें, क्योंकि विधानसभा में जब ये सत्ता में आ गया तो ये भूल जाएंगे। तो कम से कम इनको ऊपर तलवार लटकनी चाहिए। तो काफ़ी गुस्सा है पुराने जो भी एनपीएस से रिटायर हुए हैं कर्मचारी, रिटायर कर्मचारियों में काफ़ी रोष देखने को मिला है। 27वां दिन है आज पुरानी पेंशन कर्मचारी यहाँ पर बैठे हैं। पुरानी पेंशन की बहाली के लिए 27वां दिन अनशन का यहाँ पर धर्मशाला में पूरे हो चुके हैं। और किस तरह से कितना धरना अभी इनका बाकी है, कितनी तपस्या ये करेंगे, देखना भी बाकी है। आपका फैसला टीवी देखने के लिए धन्यवाद। धर्मशाला से सनी महाजन। शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट जरूर कीजिएगा।